हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2020-21 का AKTU का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें जो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंस बताना है। चलिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम जो स्टडी करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमन, द डिजीज दे कॉज, देयर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, या फिर कोई और डिजीज़ कॉज करवा रहे हैं, या फिर डायग्नोसिस में यूज़ करे जा रहे हैं, या फिर कोई और डिजीज़ में जो है प्रिवेंशन में या फिर ट्रीटमेंट में यूज़ करे जाते हैं। तो उन माइक्रोब्स की स्टडी को हम कहते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस क्वेश्चन में हमें जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस जो हमारा एब्सेंट होता है, वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस जो हमारा प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल में हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू यू डिफाइन सेल कल्चर। इस क्वेश्चन में हमें जो है सेल कल्चर की डिफाइन देनी है। द ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल इन आर्टिफिशियल कंडीशन। बेसिकली सेल कल्चर है क्या? सेल कल्चर में हम जो है एनिमल या फिर प्लांट सेल की जो है ग्रोथ करवाते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन को मेंटेन करके, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट एनी 4 नेम्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हमें जो 4 इक्विपमेंट्स के नाम बताने हैं जो कि हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आ जाता है हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, यूवी चैम्बर और बर्नर। बर्नर क्या है हमारा? ये जो हमारा गैस बर्नर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो हमारा पिंस वगैरह होती है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 4 इक्विपमेंट्स हो गए हैं जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें जो लुईस पास्चर सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है जो कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में करे हैं। इसमें हमारा आ जाता है ही डिस्कवर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन एंड डिजीज। इन्होंने जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करा था जो कि हमारा फर्मेंटेशन कॉज करवा रहे थे या फिर डिजीज कॉज करवा रहे थे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, और इन्होंने जो है प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन को भी डिस्कवर करा था। एंड डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रैबिस, और इन्होंने जो है वैक्सीन डेवलप करी थी एंथ्रैक्स और रैबिस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इन्होंने इतने सारे हमारे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनलिस्ट द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। इस क्वेश्चन में हमें जो है माइक्रोस्कोपी के डिफरेंट टाइप्स के नेम लिखने हैं। इसमें हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और सिंपल माइक्रोस्कोपी। तो ये हमारे कुछ माइक्रोस्कोपी के टाइप्स होते हैं जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन विद एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें जो मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताना है और उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं। चलिए बात करते हैं मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन की। मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हमारा ये मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें होता क्या है? सॉल्यूशन इज पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, देन बैक्टीरिया इज रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपली हमारे इसमें प्रोसेस होती है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम पास करवाएंगे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, और हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा सॉल्यूशन में से रिमूव आउट हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन जो हमारा एज अ फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमारा एक भी बैक्टीरिया जो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा सिड्स फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल। इस क्वेश्चन में हमें जो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल की। बैक्टीरियोसिडल जो है वो एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोसिडल। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की। बैक्टीरियोस्टैटिक वो एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, उन एजेंट्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बात करें इसके एग्जांपल्स की, इसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनुमरेट द सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन इन द एसेप्टिक एरिया। इस क्वेश्चन में हमें जो है सोर्सेज बताने हैं कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारा एसेप्टिक एरिया में कंटेमिनेशन आ सकती है। इसमें हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, प्रोसेस, पैकेजिंग मटेरियल, ऑपरेटर्स, बिल्डिंग, पर्सनल क्लीनलीनेस और स्मोकिंग, ईटिंग। इसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारा सोर्सेज बन सकते हैं हमारे कंटेमिनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉइलेज। इस क्वेश्चन में हमें जो है माइक्रोबियल स्पॉइलेज के बारे में बताना है कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता क्या है। अल्टरेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू ग्रोथ और कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंटेमिनेशन की वजह से या फिर उसकी ग्रोथ की वजह से कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर हमारे फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज, ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिनमें से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। यहाँ पे हमें जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की बतानी है उनके एग्जाम्पल्स और डायग्राम के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बैक्टीरिया क्लासीफाई इनटू 6 टाइप्स। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे हमने बैक्टीरिया को 6 क्लासेस में डिवाइड करा है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है ट्रू बैक्टीरिया। दीज आर रियल बैक्टीरिया, शेप आर सेम एज बैक्टीरिया। अब ये जो हमारा रियल बैक्टीरिया भी इनको कहते हैं। अब इनकी शेप जो होती है रियल बिल्कुल सेम हमारा जो बैक्टीरिया की तरह होती है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है कोकस, या जिसको हम जो है कोकाई भी कहते हैं। इसकी शेप जो हमारी स्पेरिकल होती है या फिर ओवर शेप होती है, और इसको जो है फर्दर क्लासीफाई करा गया हमने कोकस में, मतलब हमारा सिंगल सेल्ड होगा उसे कोकस कहेंगे। अगर हमारे 2 सेल होंगे तो हमारा डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर 4 होंगे तो टेट्राड कहेंगे। और हमारा स्ट्रेट चेन होगी, हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। और अगर हमारा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से तो इसको हम स्टेफिलोकोकाई कहेंगे। अगर हमारा इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम सार्किना कहेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है कोकस या फिर कोकाई को हमने जो है फर्दर क्लासीफाई करा गया 6 कैटेगरीज में। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्लास थी ट्रू बैक्टीरिया की, उसको हमने 2 टाइप्स में बांटा था। पहला था हमारा कोकस और सेकंड था हमारा बेसिलस। कोकस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सेकंड क्लास बेसिलस। बेसिलस में हमारा जो है इसको बेसिलाई भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो हमारा रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं और इनको हमने जो है फर्दर क्लासीफाई करा गया कोको बेसिलाई में, बेसिलस में, डिप्लो बेसिलाई में, स्ट्रेप्टो बेसिलाई में, पेलिसेड में, क्लब रोड में और इनलार्ज रोड में। तो इस तरीके से इनकी शेप होती है और यहाँ पे इनके नाम लिखे हैं। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास में हमारा आ जाता है एक्टिनोमाइसिटीज। ये जो होता है हमारा रिजिड लाइक ट्रू बैक्टीरिया बट दे रिसेंबल विद फंजाई। बेसिकली ये जो हमारा ट्रू बैक्टीरिया की तरह रिजिड होते हैं बट ये जो हमारा रिसेंबल करते हैं फंजाई से, ठीक है। इन दैट दे एग्जिबिट ब्रांचेस एंड टेंस टू फॉर्म फिलामेंट्स। और इसमें जो हम ब्रांचिंग होती है जो कि हमारा फिलामेंट की फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज का, ठीक है। बेसिकली इट इज ग्राम पॉजिटिव एंड मोस्टली प्रेजेंट इन द सॉइल। और हमारा जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये जो हमारा ज़्यादातर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिट्टी वगैरह में ये जो ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास आती है हमारी स्पाइरोकैट्स। स्पाइरोकैट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, फिर आप इसको जो है पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये जो होता है हमारा लॉन्गर होता है, मतलब लंबी शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, नॉन ब्रांच होते हैं, मतलब एक सिंगल हमारा जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पाइरल शेप के होते हैं, ये इस तरीके से स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं एंड मे बी कोकस और बेसिलाई। और ये जो हमारा कोकस भी हो सकते हैं और बेसिलाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्पाइरोकैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ क्लास की। फोर्थ क्लास आती है हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हमारा ओवल शेप्ड होते हैं, सेल वॉल जो है उसमें सही से डेवलप नहीं हो पाती है। लुक लाइक अ वायरस, और ये जो होता है देखने में वायरस की तरह लगते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और ये जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक इन एनिमल्स, और ये जो हमारा पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ये जो हमारा एनिमल्स में डिजीज कॉज करवाते हैं। फिफ्थ क्लास आती है हमारे रिकेट्सिया की। रिकेट्सिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। लुक लाइक फिलामेंट्स, ये जो हमारा फिलामेंट की तरह दिखने में लगते हैं। नो ब्रांच नो चेन प्रेजेंट, और इनमें कोई भी ब्रांच और कोई भी चेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और इनका डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर जो है 0.1 से 0.4 माइक्रोन तक होता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं रिकेट्सिया के।
नेक्स्ट अब हम 6th क्लास देख लेते हैं। 6th क्लास आती है हमारी क्लमाइडिया। क्लमाइडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ओवल शेप्ड। ये जो हमारा ओवल शेप के होते हैं, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन ह्यूमन आइज। ज़्यादातर जो होता है हमारा क्लमाइडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ह्यूमन आइज के अंदर जो भी डिजीज होती है उनके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्लमाइडिया, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन प्लस प्रोटीन प्रेजेंट। अब हमारा जो क्लमाइडिया होता है उसमें हमारा पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं क्लमाइडिया के। तो इस तरीके से हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे 6 क्लासेस में डिवाइड करा था। फर्स्ट था हमारा ट्रू बैक्टीरिया, सेकंड था हमारा एक्टिनोमाइसीटीज, थर्ड था हमारा स्पाइरोकेट्स, फोर्थ था हमारा माइकोप्लाज्मा, फिफ्थ था हमारा रिकेसिया और सिक्स्थ था हमारा क्लमाइडिया। तो इस तरीके से हमने 6 क्लासेस में इसको डिवाइड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड एडवांटेजेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इस क्वेश्चन में हमें जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के मैकेनिज्म, प्रोसीजर और एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ड्यू टू देयर सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव इज वेरी थिन, हैंस एल्कोहल रेडिली रिमूव द क्रिस्टल वॉलेट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इनका हम डिफरेंस किस बेस पे करते हैं, हम सेल वॉल के बेस पे। अब यहाँ पे हमारे 2 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव और सेकंड होता है हमारा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की हमारी जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइज है, जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट है, वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, ग्राम नेगेटिव की जो हमारी सेल वॉल होती है वो हमारी थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट को ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जब भी हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा ग्राम नेगेटिव वाले जो होते हैं उनकी जो डाई होती है, जो क्रिस्टल वॉलेट होती है, वो हमारा जो है रिमूव आउट हो जाती है, क्योंकि वो जो हमारा थिन है और वो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो हमारा अच्छी तरीके से क्रिस्टल वॉलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जब भी हम उसको अगर अल्कोहल की प्रेजेंस में रखते हैं तो अल्कोहल जो है उसको डीकलराइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो है अच्छी तरीके से डाई को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो यही हमारा बेसिक मैकेनिज्म होता है कि हमारा जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव होता है, ये जो होता है हमारा सेल वॉल के बेस पे होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, टेक इनोकुलेशन लूप एंड स्ट्रीक इनटू कल्चर मीडिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इनोकुलेशन लूप लेनी है, फिर हम उसको जो है कल्चर मीडिया के ऊपर स्ट्रीक करेंगे। स्ट्रीक करने का मतलब क्या है कि उसको हम जो है इस तरीके से जिगजैग मोशन में उसको घिसेंगे कल्चर मीडिया के ऊपर। इससे क्या होगा, जो हमारा कल्चर मीडिया के ऊपर जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है, वो हमारा इनोकुलेशन लूप के ऊपर आ जाएंगे। देन स्ट्रीक इनोकुलेशन लूप ऑन ग्लास स्लाइड। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा इनोकुलेशन लूप थी जिसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, उसको हमें जो है ग्लास स्लाइड के ऊपर स्ट्रीक करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो इनोकुलेशन लूप के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर। नाउ ऐड सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉलेट डाई एज एन इंडिकेटर। फिर हमें जो है उसके ऊपर कुछ ड्रॉप डालना है क्रिस्टल वॉलेट डाई के, एंड ऐड ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। और फिर उसमें जो है ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है, विच फिक्स द क्रिस्टल वॉलेट डाई विद सेल वॉल। अब यहाँ पे हमारा ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन जो है क्रिस्टल वॉलेट डाई को सेल वॉल के साथ फिक्स करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है वॉश स्लाइड विद इथेनॉल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हम जो अपने स्लाइड को वॉश करेंगे इथेनॉल की हेल्प से, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरन। अब फिर उसमें हम जब वॉश करने के बाद उसमें कुछ ड्रॉप जो हम सैफरन के ऐड करेंगे एज अ काउंटर डाई, एंड अलाउ टू ड्राई। और फिर हम उसको जो है सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब जब हमारी स्लाइड सूख जाएगी तो सूखने के बाद हम उसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे। अगर माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो हमारे ग्राम पॉजिटिव है। अगर हमारे बैक्टीरिया जो हमारे पिंक कलर के दिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो हमारे ग्राम नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के एडवांटेजेस के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट आता है, इट इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम जो ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है, इट डिस्टिंग्विश ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो होता है हमारा बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिस्टिंग्विश करता है। बेसिकली हमारा कोई भी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसको हम इजीली बता सकते हैं कि वो हमारा ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो किसी भी बैक्टीरिया को इजीली हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स टू डायग्नोस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये क्या करता है, हमारा जो ग्राम स्टेनिंग है वो जो है हमारा हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में। तो ये हमारा मेजर 3 एडवांटेज हो जाते हैं हमारे ग्राम स्टेनिंग के। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें जो एप्लीकेशंस बतानी है सेल कल्चरिंग की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल कल्चरिंग की। तो सेल कल्चरिंग होता क्या है, अब जैसे हमारा प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम जो है ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, उसी को हम कहते हैं सेल कल्चर। चलिए नेक्स्ट अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं।
अब यहाँ पे हमारा सेल कल्चरिंग की फर्स्ट एप्लीकेशन आती है मॉडल सिस्टम। सेल कल्चरिंग को हम जो मॉडल सिस्टम की तरह भी यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो बेसिक सेल बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई सब्सटेंस रखा है और उसके इफेक्ट हमें चेक करने हैं किसी भी सेल के ऊपर, तो हम लिविंग सेल को तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सेल कल्चरिंग करवाते हैं और उसके ऊपर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जो किसी भी सब्सटेंस का इफेक्ट चेक कर सकते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन आती है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग का यूज़ करा जाता है हमारा वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी, वही हमारा बता रखा है सेल यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन। यहाँ पे हम जो सेल्स का यूज़ करते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस एंड रेबीज। थर्ड आ जाता है हमारा टॉक्सिसिटी स्टडी, वाइडली यूज टू स्टडी द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे हम सेल कल्चरिंग का यूज़ करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए भी, कि जैसे हमने कोई न्यू फॉर्मुलेशन बनाई तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम जो है सेल कल्चरिंग का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है हमारा कैंसर रिसर्च। एनिमल सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल एंड एग्जामिन फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट फॉर एनी ड्रग एंड केमिकल एजेंट्स। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा कैंसर रिसर्च में। चलिए आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा जो एनिमल सेल होता है उसको हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं कैंसर सेल में। अब जब वो कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर हम उस पर जो है अलग अलग ड्रग्स का एक्शन देखते हैं, उसका हम जो है अलग अलग ड्रग्स के साथ ट्रीट करवाएंगे और उसका जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा कैंसर रिसर्च में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिफ्थ एप्लीकेशन आती है हमारी वायरोलॉजी। अब यहाँ पे हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा वायरोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। कल्टीवेशन एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। बेसिकली हमारा कल्टीवेशन और हमारा स्टडी जो होती है हमारी वायरस की, उसी को हम जो वायरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो वायरस होता है उसको हम जो आर्टिफिशियल कंडीशन में रख के उसको कल्चर करते हैं और फिर हम उसको जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेल कल्चर होता है वो हमारा वायरोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा जो सेल कल्चरिंग होता है वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। सेल कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया आर यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो भी हमारा सेल कल्चर किए जाते हैं हमारा आर्टिफिशियल मीडियम में, उसको हम जो है यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो सेल कल्चरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारा जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीटली 35 मार्क्स का हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ विद ऑल फेजेस। अब इस क्वेश्चन में हमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्क्राइब करना है उनके सभी फेजेस के साथ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की, जिसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। व्हेन अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड द टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के बीच में और टाइम फेज के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी को हम जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। अब ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ हम जो है वाई एक्सिस पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे हम जो है टाइम फेज लेते हैं। हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारा किस तरीके से बैक्टीरिया जो हमारा ग्रो हो रहा है उस फेज को हम कहते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे हम बात करें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के फेजेस के बारे में, तो यहाँ पे हमारे 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लैग फेज, सेकंड आता है हमारा लॉग फेज, थर्ड आता है हमारा स्टेशनरी फेज और फोर्थ आता है हमारा डिक्लाइन फेज। तो ये 4 फेजेस होते हैं हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में। चलिए एक एक करके सभी फेजेस के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है, नो ग्रोथ बिकॉज कल्चर मीडिया इज जस्ट प्रिपेयर्ड। अब ये फेज कौन सा होता है, जस्ट हमने जो है कल्चर मीडिया प्रिपेयर करके रखा है, तो उस फेज को हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज जो है हमारा 2 से 3 घंटे का होता है, जब हमारा जो है कोई भी बिल्कुल भी ग्रोथ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा ग्रो नहीं होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं लैग फेज। अब यहाँ पे हमारा सेकंड फेज आता है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल रेट से जो है ग्रो होता है। अब ये वाला जो हमारा फेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हमारा जो है ये हमारा लॉग फेज, ठीक है। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो हमारा लॉग फेज में हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो वो जो है अपनी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से शो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो लॉग फेज में हमारा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, ठीक है। वही हमारा बता रखा है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इज मोर देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा है हमारा बैक्टीरिया के कंपेरिजन में।
थर्ड फेज आता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, चलिए ये समझ लेते हैं। ग्रोथ स्टॉप ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कल्चर मीडिया है उसमें हमारा जो न्यूट्रिशन जो है वो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हमारी स्टॉप हो गई है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। अब इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ। अब यहाँ पे हमारे जितने नए बैक्टीरिया जो हमारे ग्रो होंगे उतने ही हमारे जो बैक्टीरिया है वो हमारे मरते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बर्थ रेट जो होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है हमारा डेथ रेट के। फिर हमारा फोर्थ आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज को हम जो है डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। अब यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस केस में हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशन लेवल के, ठीक है। अब हमारा जो मीडियम है, जो हमारा कल्चर मीडिया है, उसमें हमारा न्यूट्रिशन जो वो हमारा कम प्रेजेंट है, बहुत ही कम प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा। अब खाना नहीं मिलेगा तो हमारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे मरने लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है डेथ फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है बैक्टीरिया जो है हमारा मरने लगते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, डिक्लाइन फेज, यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हमारी बहुत तेजी से डिक्लाइन होगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 फेजेस होते हैं हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। अब इस क्वेश्चन में हमें जो मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है एसेप्टिक एरिया में कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उनके बारे में हमें जो है एक्सप्लेन करना है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड आता है पर्सनल हाइजीन मेंटेन। अब जितने भी हमारे वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं एसेप्टिक एरिया में, उनके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके हम जो है कंटेमिनेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। सेकंड आता है अनऑथराइज्ड पर्सन रिस्ट्रिक्टेड। अब हमारा जो एसेप्टिक एरिया है उस एरिया में हम जो है अनऑथराइज्ड पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करके भी हम जो है कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा ट्रेंड पर्सन अलाउडेड। अब जो हमारा एसेप्टिक एरिया है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है ट्रेंड पर्सन ही अलाउ करे जाएंगे। फोर्थ आता है हमारा शुड वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड मास्क। अब हमारा जो प्रोटेक्टिव क्लॉथ होते हैं और जो मास्क होते हैं उनको वेयर करके भी, उनको पहन कर भी हम जो है कंटेमिनेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। अब यहाँ पे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होता है एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन रख के भी हम जो है बहुत सारे कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सिक्स्थ आता है हमारा एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अब जो हमारा एसेप्टिक एरिया है उसमें हम जो है एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को इंस्टॉल करके भी बहुत सारे कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एसेप्टिक एरिया में ज़्यादातर हम जो है हेपा फिल्टर का यूज़ करते हैं। सेवंथ आता है हमारा स्मूथ एंड क्रैक फ्री फ्लोर। अब हमारा जो फ्लोर है उसको हम जो है स्मूथ और क्रैक फ्री रख के भी हम जो है बहुत सारे कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे हमारा क्रैक होगा, ठीक है, तो क्रैक होगा तो वहाँ पे हमारा जो डस्ट पार्टिकल जो होंगे वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे और हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के। तो हमारा जो फ्लोर होगा, जो हमारा रूफ होगी, जो हमारी वॉल्स होंगी, वो जो हमारी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और क्रैक फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम टू टाइम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अब हमारा टाइम टू टाइम क्लीनिंग और मेंटेनेंस करके भी हम जो है कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड क्वालिटी क्लीनिंग एजेंट शुड बी यूज्ड। अब यहाँ पे हम जो है क्लीनिंग करते वक्त हम जो है अच्छी क्वालिटी का क्लीनिंग एजेंट यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो क्लीनिंग होगी वो हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अब हमने क्लीनिंग कर दी, अब वहाँ पे हमारा बैड क्वालिटी का क्लीनिंग एजेंट था तो हमारी प्रॉपर सफाई नहीं होगी और वहाँ पे हमारे जो कंटेमिनेशन के चांसेस रह जाएंगे। तो ये हमारे मेन मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं एसेप्टिक एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की प्रिंसिपल, वर्किंग और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। अब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारी 2 प्रोसेस होती है, एक तो हमारा हाई टेम्परेचर होता है और दूसरा हमारा हाई प्रेशर होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की हेल्प से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में 2 प्रोसेस होती है, एक तो हमारा हाई प्रेशर होता है और दूसरा हमारा होता है हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की हेल्प से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके स्पोर्स को किल करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर कोएगुलेट्स द प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच दैट इट इफेक्टिवली डाइज। अब यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोटीन होता है वो हमारा कोएगुलेट हो जाता है। अब प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा तो वो हमारा सही से वर्क नहीं कर पाएगा और वो जो हमारा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा किल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई प्रेशर की। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हमारे डीनेचर हो जाते हैं, मतलब अब वो जो हमारा एंजाइम्स भी खराब हो जाएंगे। अब एंजाइम खराब हो जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी और वहाँ पे हमारा जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा।
तो हाई प्रेशर की हेल्प से भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा किल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों ही एक साथ होते हैं, तो हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होती है और इसी वजह से हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा जो ऑटोक्लेव आता है उसको हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट अब हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की वर्किंग समझने से पहले एक बार ऑटोक्लेव का डायग्राम देख लेते हैं। ऑटोक्लेव का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा जो है वाटर फिल करा जाता है, ये हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वाटर का। ठीक है, और ये हमारा ग्रिड बास्केट होती है जिसमें हम अपना मटेरियल रखते हैं, जिसको भी हमें स्टरलाइज करना है उसको हम जो ग्रिड बास्केट के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि हमारा वाटर को बॉईल करते हैं। फिर हमारा नीचे की तरफ ड्रेनेज वॉल्व होती है, ऊपर हमारा जो प्रेशर गॉज लगी होती है और यहाँ पे हमारा थर्मामीटर लगा होता है जो कि हमारा टेम्परेचर बताता है कि हमारा ऑटोक्लेव के अंदर कितना टेम्परेचर है। और यहाँ पे हमारा साइड्स में लीड्स लगी होती हैं जो कि हमारा ऑटोक्लेव को अच्छी तरीके से क्लोज करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑटोक्लेव का सिंपल सा डायग्राम होता है। नेक्स्ट अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वाटर इज फिल्ड इन द ऑटोक्लेव अप टू स्टैंडर्ड लेवल। सबसे पहले हमें जो वाटर फिल करना है ऑटोक्लेव के अंदर, स्टैंडर्ड लेवल तक हम जो इसमें वाटर फिल करेंगे। एंड मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज इज लोडेड इनसाइड द ऑटोक्लेव। और जिस भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है उसे हम जो है ग्रिड बास्केट के अंदर लोड कर देंगे। नाउ मेंटेन द टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 15 बार। और फिर हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर को सेट करेंगे। टेम्परेचर हम रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम रखेंगे 15 बार। ठीक है, आफ्टर पुट द मटेरियल लिड इज क्लोज्ड। और हम जो मटेरियल को अंदर ग्रिड बास्केट के अंदर रखने के बाद हम जो लिड को अच्छी तरीके से क्लोज कर देंगे। नाउ डिस्चार्ज टैप इज ओपन। और फिर हम जो डिस्चार्ज टैप को ओपन कर देंगे। एंड सेफ्टी वॉल्व इज एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड प्रेशर। और जो हमारा सेफ्टी वॉल्व होती है उसको हम जो रिक्वायर्ड प्रेशर तक जो है एडजस्ट कर देंगे। When air bubble stop emitting from the discharge tap, it indicates all air removed। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिस्चार्ज टैप से एयर बबल्स निकलना बंद हो जाएंगे तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो सभी एयर जो हमारी रिमूव हो चुकी है। एंड नाउ क्लोज द डिस्चार्ज टैप। और फिर हम जो है डिस्चार्ज टैप को क्लोज कर देंगे। नाउ स्टीम इज राइज। अब जैसे ही हम जो है डिस्चार्ज टैप को क्लोज कर देंगे तो वैसे हमारा ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम बनना स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे स्टीम बनेगी वैसे वैसे ऑटोक्लेव के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर होल्डिंग टाइम। अब यहाँ पे हम जो 15 मिनट का होल्डिंग टाइम रखते हैं। 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये हमारा होल्डिंग टाइम जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड द हीटिंग इज स्टॉप एंड अलाउड टू कूल द ऑटोक्लेव। और फिर हमारा हीटिंग जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है और जो हमारा ऑटोक्लेव है वो हमारा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ फाइनली लिड इज ओपन एंड स्टरलाइज मटेरियल इज रिमूव्ड। और फिर हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम जो लिड को ओपन करेंगे और जो हमारा स्टरलाइज मटेरियल है उसको हम जो है रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ यूज फॉर हीट स्टेबल लिक्विड्स। ये जो हमारा हीट स्टेबल लिक्विड्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड आता है इट इज़ यूज्ड फॉर हीट रेजिस्टेंस इक्विपमेंट्स। और जितने भी हमारे हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है इट इज़ यूज्ड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। अब जो हमारा कल्चर मीडिया होता है जिसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया कहते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए भी हम जो है ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है इट इज़ यूज्ड फॉर हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी हमारे हीट रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सभी को स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे ग्लास वेस्ट वगैरह होते हैं उन सबको भी स्टरलाइज करने के लिए हम जो है ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी एप्लीकेशंस होती है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। तो उम्मीद है गाइस आप सभी स्टूडेंट्स को मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। इस क्वेश्चन में हमें जो फैक्टर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिसइंफेक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिसइंफेक्शन होता क्या है। डिसइंफेक्शन जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। अब इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर आ जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है, जितना ज़्यादा हम डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन के। कंसंट्रेशन शुड नॉट बी लेस और टू मोर। अब ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करेंगे वो हमारा ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, तभी हमारा जो रेट ऑफ डिसइंफेक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा।
अब सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ डिसइंफेक्शन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा वही बात आ जाती है, टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस और टू हाई। अब टेम्परेचर हमारा जो है बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक ऑप्टिमम रेंज होती है जिसमें हमारा डिसइंफेक्टेंट जो है वो अपना मैक्सिमम एक्शन शो करता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। अब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि कितने टाइम तक हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहता है, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। Sufficient time of contact must be allowed for the disinfectant to exert its action। अब हर डिसइंफेक्टेंट का जो है स्पेसिफिक टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है उसको कॉन्टैक्ट के लिए ताकि वो अपना मैक्सिमम एक्शन जो है शो कर सके, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई डिसइंफेक्टेंट है जिसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो आपका 20 मिनट्स है, ठीक है। बट आपने उसको यूज़ करा और आपने 15 मिनट्स में ही उसको जो है रिमूव आउट कर दिया, उसको वाटर से वॉश कर दिया, ठीक है। तो उसका जो है मैक्सिमम एक्शन जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है उसका एक्शन जो है वो आपका कम शो हो, बट एक्शन शो होगा, बट वो जो है थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा डिसइंफेक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है पीएच। अ चेंज इन पीएच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब जैसे जैसे हम जो है पीएच को चेंज करेंगे वो जो हमारा अफेक्ट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। द pH of 6 to 8 is optimum for the growth of many bacteria and the rate of growth decline on either side of this range। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा 6 से 8 जो pH रेंज होती है, ठीक है, ये जो होती है हमारी ऑप्टिमम होती है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारा 6 से 8 pH रेंज में ही ग्रो होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट था उसका पीएच जो है वो हमें 6 से कम रखना है या फिर 8 से ज़्यादा रखना है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे बैक्टीरिया है वो हमारे ग्रो नहीं हो पाएंगे और जो हमारा रेट ऑफ डिसइंफेक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन को। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इज इंक्रीजेज इफ दे हैव सरफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है अगर उसके पास सरफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ है तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो हमारी कम हो जाएगी, और जैसी सरफेस टेंशन कम होगी तो हमारा जो एक्वस लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब जैसी कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ डिसइंफेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो हमने ऊपर पढ़ा ही था। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन में। नेक्स्ट फैक्टर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो है वो भी हमारा अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन को। इसमें क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरहेक्सिडीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स मे बी ग्रेटर इन 70% अल्कोहल देन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा क्लोरहेक्सिडीन होता है और हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं उसको अगर हम 70% अल्कोहल के साथ फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब उसकी कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे 70% अल्कोहल के साथ, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर हम उन दोनों को एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ अगर फॉर्मुलेट करेंगे, उसकी कोई भी फॉर्मुलेशन वाटर के साथ बनाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो हमारी कम होगी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मुलेशन जो है वो डिसइंफेक्टेंट की वो भी हमारा अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिसइंफेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें जो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की माइक्रोबियल स्पॉयलेज को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर आ जाता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। ग्लूकोज, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा नॉर्मली यूज्ड एज न्यूट्रिशनल फैक्टर्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमारा ग्लूकोज, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब जो मटेरियल है वो हम जो न्यूट्रिशनल फैक्टर की तरह यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। दीज फैक्टर्स आल्सो प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हमारा फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये जो हमारा मटेरियल है, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब मटेरियल जो है वो हमारा बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में। लिक्विड हैज़ मोर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। अब जिस भी फॉर्मुलेशन में लिक्विड प्रेजेंट है उस फॉर्मुलेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज होने के। सेकेंड फैक्टर आता है वाटर फैक्टर। प्रेजेंस ऑफ अनकॉम्प्लेक्स्ड वाटर इन फॉर्मुलेशन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा वाटर फैक्टर है वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा माइक्रोबियल स्पॉयलेज को अफेक्ट करता है। अब जिस भी फॉर्मुलेशन में अनकॉम्प्लेक्स्ड वाटर प्रेजेंट होगा तो वो जो है हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, स्पॉयलेज ऑफ ड्राई टैबलेट ड्यू टू मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से किसी भी ड्राई टैबलेट का जो हमारा स्पॉयलेज होता है वो हमारा आ जाता है वाटर फैक्टर्स में।
नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। स्पॉइलेज कुड ओकर ओवर द रेंज ऑफ 30 to 60 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ज़्यादातर स्पॉइलेज जो वो हमारा 30 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा 30 से 60 डिग्री सेल्सियस की जो ये टेम्परेचर रेंज होती है वो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अब ज़्यादातर बैक्टीरिया जो वो हमारा 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पे ही ग्रो होते हैं। सिरप्स एंड आई ड्रॉप्स लेबल्ड विद स्टोर इन कूल प्लेस। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हमारा सिरप्स या फिर आई ड्रॉप्स है जहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, अब वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो उन फॉर्मुलेशंस को हम जो है कूल प्लेस में जो है स्टोर करेंगे, मतलब जैसे हमारा फ्रिज वगैरह हो गए जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारा बिलो 20 या फिर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन कर सकते हैं। उन एरियाज़ में हम जो है इन फॉर्मुलेशन को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम ठंडी जगह पे इन फॉर्मुलेशंस को स्टोर करके ईजिली हम जो है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है पीएच। एक्सट्रीम ऑफ पीएच प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक। एंटासिड्स माउथ वॉशेस शो ग्रोथ ऑफ सूडोमोनास स्पीसीज एट न्यूट्रल पीएच। अब हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि हम पीएच की हेल्प से भी माइक्रोबियल अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं और जितने भी हमारे माउथ वॉशेस होते हैं, अगर हम उनको न्यूट्रल पीएच पर रखेंगे तो उसमें जो है हमारा सूडोमोनास स्पीसीज की ग्रोथ शो होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम पीएच फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इज 2.5 to 7.5। अब यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम पीएच रेंज दे रखी है 2.5 से 7.5 तक। तो हमारा 2.5 से 7.5 तक हमारा वो पीएच है जहाँ पे हमारा माइक्रोब जो है वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। ठीक है, अगर हमें अपनी फॉर्मुलेशन को माइक्रोब से प्रिवेंट करना है तो हमें फॉर्मुलेशन का जो पीएच है उसको हमें या तो 2.5 से कम रखना है या फिर 7.5 से ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से पीएच भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है पैकेजिंग डिज़ाइन। अब पैकेजिंग डिज़ाइन किस तरीके से अफेक्ट करता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, चलिए देख लेते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन एंड पैकेजिंग मटेरियल कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ कंटामिनेंट्स ड्यूरिंग द बोथ स्टोरेज एंड यूज़। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हमने कोई भी फॉर्मुलेशन स्टोर करते हैं तो उसका जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स एंटर ना हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा पैकेजिंग डिज़ाइनिंग भी होता है। जब भी हम कोई भी फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं तो उसकी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि यूज़ के दौरान उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स एंटर ना हो। ठीक है, अब जब कंटामिनेंट्स एंटर ही नहीं होंगे तो वहाँ पर हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ होएगी नहीं। तो इस तरीके से हम पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की हेल्प से माइक्रोबियल स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है अदर फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिडॉक्स बैलेंस एंड सरफेस टेंशन। तो इन सब फैक्टर्स की हेल्प से भी हम जो है ईजिली माइक्रोबियल स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में बताना है जिनकी हेल्प से हम जो है स्टेरिलाइजेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अ टेस्ट कन्फर्म दैट प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टेरिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट की। स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंड इंडिकेटर्स यूज्ड इन दिस इज कॉल्ड स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। और जितने भी हमारे स्टेरिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें जो भी हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आ जाता है फिजिकल इंडिकेटर्स, दूसरा आता है हमारा केमिकल इंडिकेटर्स और तीसरा आता है हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो ये 3 तरीके के हमारा स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए एक एक करके तीनों इंडिकेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। इसमें हमारा पहला आता है फिजिकल इंडिकेटर्स। फिजिकल इंडिकेटर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स द टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच स्टेरिलाइजेशन साइकिल। अब फिजिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है? जितने भी हमारा फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे हमारा टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो इन सब की हेल्प से हम जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का इवैल्यूएशन करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स। अब जिस तरीके से हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी अलग अलग होती है तो उन सभी प्रोसेस के लिए हम जो है डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेथड्स दे रखे हैं और यहाँ पे हमारा डिवाइसेस दे रखे हैं कि जिन डिवाइसेस को हम जो है यूज़ कर रहे हैं उन मेथड्स को इवैल्यूएट करने के लिए। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन और हमारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, इन दोनों स्टेरिलाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम जो है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। अब फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम बबल पॉइंट चार्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा गैसेस स्टेरिलाइजेशन। गैसेस स्टेरिलाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आता है हमारा केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं चलिए आइए समझ लेते हैं। केमिकल इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग मे मेल्ट और चेंज इट्स कलर ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली स्टेराइल।
केमिकल इंडिकेटर्स को नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने टाइट्रेशन परफॉर्म करी होगी। अब जब भी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम एक इंडिकेटर डालते हैं जो कि हमारा एंड पॉइंट पे आके कलर चेंज कर देता है। ठीक है, नॉर्मली हम जो है फिनोल्फ्थालीन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। जब भी हम अपने प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए रखते हैं तो वहाँ पे हम एक ऐसा मटेरियल डालेंगे जो कि मेल्ट हो जाएगा या फिर अपना कलर चेंज कर लेगा। कब करेगा? जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कंप्लीटली स्टरलाइज हो जाएगा। सिमिलरली हमारा टाइट्रेशन की तरह, जिस तरीके से टाइट्रेशन में जो हमारा एंड पॉइंट पे हमारा जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज करके हमें बता देता है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो मटेरियल है वो हमारा जो है अपना मेल्ट होकर या फिर अपना कलर चेंज करके हमें बता देगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कंप्लीटली स्टरलाइज हो चुका है। थर्ड आता है हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज स्पोर टेस्ट। इसको हम जो स्पोर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने केमिकल इंडिकेटर्स में केमिकल की हेल्प से हमने जो है इवेल्युएशन करा था, सिमिलरली यहाँ पे हम जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पे हम जो है इवेल्युएशन करेंगे। They access the sterilization process directly by killing the non-highly resistant microorganisms। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम जो है highly resistant microorganisms का यूज़ करके अपनी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का इवेल्युएशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी हम जो है डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम जो है प्रिंसिपल कौन सा आता है? हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स। यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है? यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है बैसिलस सबटाइलिस। सेकंड आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में भी हम जो है टेम्परेचर सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बैसिलस सबटाइलिस या फिर हमारा बैसिलस कोआगुलेंस। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए हम जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम रेडिएशन सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है बैसिलस प्यूमिलस। तो इस तरीके से हम जो है सभी स्टरलाइजेशन प्रोसेस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस तरीके से हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड रिड्यूस द स्पॉइलेज। अब यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? प्रिजर्वेटिव एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारा शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर देता है और जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है और हमारा जो स्पॉइलेज होता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है, उसको रिड्यूस करता है, मतलब उसको कम करता है। तो प्रिजर्वेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, शेल्फ लाइफ बढ़ सके और हमारा जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की कि हम जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शुड बी एबल टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके, ऐसा हम जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉट बी इरिटेंट। ठीक है, हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और हमारा नॉट इरिटेंट होना चाहिए, मतलब स्किन वगैरह पे इरिटेशन कॉज ना करे। ठीक है, ऐसा हमारा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। अब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा प्रिजर्वेटिव होना चाहिए वो हमारा केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। अब हमारा प्रिजर्वेटिव जो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव डाला और वहाँ पे उसने कोई और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, तो वो हमारा प्रिजर्वेटिव जो वो हमारा केमिकली अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारा प्रिजर्वेटिव होगा वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारा एक अच्छे प्रिजर्वेटिव के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन में हम किस किस तरीके के प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मुलेशन लिख रखी है और यहाँ पे हम प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिख रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स में हम जो है मिथाइल पैराबेन और क्रेजॉल और फिनॉल्स, ये तीन तरीके के हम जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स में हम जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्राइड, तो ये हम दो तरीके के जो प्रिजर्वेटिव्स है वो हम आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा लिक्विड और मिक्सचर फॉर्मुलेशंस। ठीक है, लिक्विड और मिक्सचर फॉर्मुलेशंस में हम जो है अल्कोहल का यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं और मिथाइल पैराबेन का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। फोर्थ आता है हमारा सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस। अब सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस में हम जो है क्लोरोक्रिजोल्स का यूज़ करते हैं और हमारा डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स थे और ये हमारी फॉर्मुलेशंस थी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।
तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2020-21 का एक ही ड्यू का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।